हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज क्लास हम देखेंगे, जैसे कल आपने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम देखने जा रहे थे विद आपका हाइट के साथ आपको कल भी मैंने बताया था कि जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है, जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ से आप ऊपर जाते हो तो आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। ये मैंने आपको बताया था, राइट। इसी तरह इन अ सिमिलर वे आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप डेप्थ में यानी कि धरती के अगर अंदर जाते हो तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ध्यान रखना ये हमेशा बात। तो अब वो कैसे डिक्रीज करती है, किस हिसाब से वेरी करती है? इवन सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है। मैंने कल ये सब चीज़ें आपको बताई थी अपने कल के लेक्चर में भी। तो ये सब कुछ होता कैसे है क्लास, हाउ इट हैपन्स अबाउट, राइट। तो आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के साथ कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, तो ये मेरा अगर सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, ये मेरा सरफेस ऑफ द अर्थ है, ओके। अब मान लो मुझे इतने डेप्थ पर, ये मैं डेप्थ डी पे गया, ठीक है, इतने डेप्थ पर मुझे क्या निकालनी है, अपनी जी की वैल्यू। ये पॉइंट पी मान लो, बड़ा सिंपल है, टफ नहीं है ज़रा सा भी। अच्छा, ये पूरा मेरा सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये अंदर मेरा पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बॉस। अब सर क्या करूं? सर पूरा अगर हम बात करें फुल, तो फुल तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ से व्हाट आई विल ड्रॉ, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ अंदर की ओर, राइट, इतने पार्ट का। तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये कितना होगा सर? r माइनस डी होगा, नहीं होगा? ये पूरा r है, ये d है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? r माइनस डी। ओके, तो अगर हम बात करें नॉर्मल सरफेस ऑफ द अर्थ की, तो g की वैल्यू होती है सर gm अपॉन आर स्क्वायर। यही होती है, g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है, नहीं होती है? ओके। अब ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो सेम रहने वाला है। तो और m मास का होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। और सर गली के बच्चों को पता है कि जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, वो तो रीचेंज होगी, है नहीं है? तो g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ओके। और यहाँ पे आर स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर कट हो गया, तो g इंटू 4/3 पाई आर इंटू रो, ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हमने देख रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि मैंने इस टर्म में निकाला। क्यों निकाला सर इस टर्म में? क्योंकि डेंसिटी सर मुझे पता है पूरे अर्थ की सेम रहने वाली है, इसी वजह से मैं किसी भी पॉइंट पे निकालूं तो मेरा डेंसिटी वाला टर्म कट जाएगा। आइए अब अंदर देखते हैं। तो जी डैश अगर हम देखें इस पॉइंट पर, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो जी डैश कितना होगा? जी एम डैश। तो यहाँ पे इसका मास भी तो अलग हो जाएगा, इतने हिस्से का मास भी तो अलग होगा। तो जी एम डैश अपॉन रेडियस कितना है? आर माइनस डी का होल स्क्वायर सेंटर से, राइट। अच्छा, अब एम डैश कैसे निकालूँ सर? बड़ा सिंपल है सर जी, एक काम कर सकते हैं, पूरे वॉल्यूम का जो मास है वो तो एम ले रखा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब का जो मास है वो m है। यूनिटरी मेथड है, ज़्यादा बड़े बात नहीं करते हम, इजी बातें करते हैं। m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने वॉल्यूम का निकालना है सर आपको? 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। ये m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आप देखोगे इसका जो मास आएगा, यानी कि इतने हिस्से का जो मास आएगा, ठीक है, बल्कि गलती करी छोटी सी बेटा हमने, ये आ गया, हाँ, इतने हिस्से का जो मास आएगा वो कितना आएगा आपका? m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। क्योंकि पूरे वॉल्यूम का जो मास था वो हमने m लेके चल रहे हैं, एक का इतना और इतने वॉल्यूम का, इतने हिस्से का वॉल्यूम का मास कितना है? इतना है। तो बस हो गया मेरा काम सर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ, तो g डैश विल बी इक्वल टू g, m डैश की जगह पर m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये तो हो गया m डैश। तो अगर हम देख रहे हैं तो जी एम इंटू आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब आ गया। और बस यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना, m की जो वैल्यू है मास की, भाई साहब वो मास की कितनी है हमने देखा है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू डेंसिटी। ये आगे नहीं आ गया? ओके, अब आ जाओ आगे। अब नेक्स्ट है इंटू आर क्यूब, हो गया ये? तो आर क्यूब से गुरुजी आर क्यूब कट गया, तो जी इंटू 4/3 पाई इंटू रो, और साथ में गुरुजी ये तो भूल ही गया आप, आर माइनस डी, तो ये आर माइनस डी, सही है? ये आ गया 4/3, राइट। अब क्लास यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये मेरी जी डैश की वैल्यू है। दोनों को अगर आप डिवाइड करो, अगर आप दोनों को डिवाइड करो जी डैश अपॉन जी, तो जी डैश कितना है? जी इंटू 4/3 पाई इंटू रो इंटू आर माइनस डी, यही है ना, अपॉन जी की वैल्यू कितनी है? जी इंटू 4/3 पाई आर इंटू रो। ये पूरा का पूरा गुरुजी कट जाएगा, आर बचेगा भाई, ठीक है? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा आर माइनस डी अपॉन आर, तो जी डैश अपॉन जी, तो इट विल बी इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये मेरी जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे यानी कि धरती के अंदर निकलोगे, तो वेरिएशन विद द डेप्थ, मतलब जैसे जैसे आप अंदर निकलोगे तो डी इज़ द डेप्थ, इतना, तो उतना वैल्यू पे आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको सेंटर पे वैल्यू निकालनी है, सेंटर पे क्या करोगे? आप डी की वैल्यू आर के इक्वल कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर हम सेंटर पे निकालें, आपको दिख जाएगा, तो एट द सेंटर, सेंटर क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर बाय आर, तो आपके सामने आ गया 0। तो इसी वजह से मैंने कल भी बोला था कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आपका 0 होता है, राइट? बात समझ में आई? तो क्लास, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहूँ, जो कि बहुत बार यूज़फुल आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद आर, तो आप नोटिस करोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कब तक रहेगा? जब तक सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं आ जाता। और कल आपने देखा था हमारा जैसे जैसे वेरिएशन ऑफ द जी क्या था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यही होता है ना, जी इज इक्वल टू बेसिक तो GM बाय आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो यानी कि इस पोर्शन में जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, या स्मॉल आर ले लीजिए, और यहाँ पर जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर ले लो या डी ले लीजिए, इट डजेंट मैटर एट ऑल, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो जी ये आपका, और यहाँ पर R इज़ इक्वल टू कैपिटल R है, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि सरफेस पे होती है। तो ये जो ग्राफ है, ये बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में डायरेक्टली आ जाते हैं, CET जैसे एग्जाम में भी डायरेक्टली आ जाते हैं, और आजकल तो मेंस इतना आसान हो चुका है कि आपको ये हलवा लगेगा कि हाँ भाई डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई डेप्थ पे कितनी वैल्यू निकालनी है। तो ये, और स्कूल एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, आराम से प्रूव हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या करना है? जी की वैल्यू रखी है, मास को मैंने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रखा, ये निकाल दिया, जी को इस फॉर्म में निकाल दिया। फिर व्हाट आई हैव डन, मैंने जी डैश की वैल्यू निकाली, जी एम डैश अपॉन आर, बट अब अगर हमें एम डैश की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि इतने वाले पार्ट का मास अलग होगा, और इतने वाले पार्ट का अगर मास अलग है तो हमने यूनिटी मेथड से, क्योंकि इतने वॉल्यूम का, पूरे वॉल्यूम का मास एम लिया है, एक का इतना, और इतने वॉल्यूम का इतना मास, तो ये मास हमने यहाँ डाला, एम की वैल्यू दोबारा से रिप्लेस करी और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और हमारा अगेन जी डैश की वैल्यू भी उस फॉर्म में ही आ गई जिस फॉर्म में जी की थी। दोनों को रेशियो लिया और रिलेशनशिप आ गया। ये छोटी सी डेरिवेशन है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और दूसरी बात, अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में अपने कि कैसे कैसे उसको हम वेरी कर सकते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि लैटिट्यूड क्या होता है, या फिर शेप ऑफ द अर्थ के हिसाब से कैसा होता है। तो ये दो और वेरिएशंस हैं जो जी के हम देखेंगे, एंड देन हम जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे और इंटेंसिटी पे। क्लास एक एक चीज़ जो सिखा रहा हूँ ना ग्रेविटेशन में, तुम्हारे ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन बनेंगे, इवन जितने भी अदर टॉपिक्स मैंने सिखाए हैं, अगर आप वॉच कर रहे हो ढंग से, आपका आराम से मेंस है, CET है, इवन एडवांस के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तक बनेंगे। इस बात की मैं एश्योरिटी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो भी आसान तरीके से, मुश्किल तरीके से नहीं। ठीक है, ओके, सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग।